हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नैश्री। आज के इस लेक्चर में मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में दो टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। पहला टॉपिक हमारा रहेगा पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश में मैं सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन को पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ हर्षवर्धन मेंशन किए गए हैं। दूसरा हमारा आज का टॉपिक रहेगा दक्षिण भारत। आज हमें एंशिएंट हिस्ट्री में ये दो टॉपिक कवर करने हैं और आज ही हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। यहाँ से आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये फिनिश होती है और इसके बाद आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है मिडिएवल हिस्ट्री के मिलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर आज हमारी फिनिश होती है, ठीक है। बट आज इस लास्ट लेक्चर को डिलीवर करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इन लेक्चर्स के अलावा और क्या पढ़ना होगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेक्चर के अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है। प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, दिए गए टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका कमज़ोर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको जो है कम वर्क करने की ज़रूरत है। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप ये किरण इंस्टीट्यूट का ये जो सॉल्व पेपर है, इस सॉल्व पेपर को ले सकते हैं। ये जो सॉल्व पेपर है इसमें देखिए आपको 8,500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन बेस्ट तरीके से दिया गया है। तो ये जो सॉल्व पेपर है इसी को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कुछ और प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता है, तो आप इनका सॉल्व पेपर ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको चाहिए कि जिस तरीके से पीईटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बनता है आप घर पर भी उसी तरीके से रिलीजियसली बैठ सकते हैं और पेपर दे सकते हैं, तो उसके लिए आप इनकी जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, प्रैक्टिस वर्कबुक ले सकते हैं। इसमें टोटल आपको 27 सेट्स मिलते हैं। ये जो 27 सेट्स हैं ना, इनमें क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही दिए गए हैं जैसा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप ये दोनों बुक ले सकते हैं। आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। एटलीस्ट जितने पर्सन देख रहे हैं उतने लोग तो लाइक कर ही दिया करें। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसमें हम सबसे पहले जानने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। तो आपको हेडिंग करनी है पुष्यभूति वंश। हेडिंग करिए पुष्यभूति वंश। अगर मैं पुष्यभूति वंश की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुष्यभूति वंश जो हैं इनकी स्थापना किसने की थी, यानी कि जो पुष्यभूति वंश है इनके संस्थापक कौन थे। अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे, याद रखिएगा, इनके संस्थापक थे स्वयं पुष्यभूति, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था। तो पुष्यभूति जो है स्वयं इस वंश के संस्थापक रहे हैं। ईजी है आपके लिए। अगर मैं वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो वास्तविक संस्थापक में आप लोगों को याद रखना है कि वास्तविक संस्थापक में आपका नाम जो है बदल जाता है। तो वास्तविक संस्थापक में याद रखिएगा कि वास्तविक जो संस्थापक हैं इनका नाम है प्रभाकर वर्धन। मैं आज फिर से कहूँगी, मेरे मुंह में बहुत ही ज़्यादा छाले हैं तो थोड़ा सा आपको आवाज़ लग सकता है, ब्रेक हो सकती है, प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा। आप लोगों को मैं कल भी बोली थी और आज भी बोलूँगी कि मेरे मुँह में बहुत ज़्यादा छाले हो रखे हैं, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि लेक्चर देना बहुत ज़रूरी था तो इसलिए मुझे फिर बनाना पड़ा। और यहाँ पर मैं बात करूँ वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक में आपको याद रखना है प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो राजधानी याद रखिएगा कि जो आपके पुष्यभूति वंश हैं इनकी जो कैपिटल थी, इनकी राजधानी थी, वो कहाँ पर थी? इनकी राजधानी थी थानेश्वर। कहाँ पर थी? इनकी राजधानी थी थानेश्वर थी। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा कि इनके जो पुत्र हैं इनका नाम क्या था? इनके जो पुत्र हैं इनका नाम था आपका राज्यवर्धन। किन किन के पुत्र का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके जो पुत्र थे इनका नाम था आपका राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन और क्या नाम था? हर्षवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन नाम किसका था? इनके पुत्र का नाम था। वहीं इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम था राज्यश्री। क्या नाम था? राज्यश्री। अभी बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। अगर मैं पुष्यभूति वंश की बात करूँ तो इस वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, स्वयं पुष्यभूति थे और इन्हीं के नाम पर जो है इस वंश का नाम पड़ा। दूसरा वास्तविक संस्थापक की बात करूँ तो प्रभाकर वर्धन याद रखिएगा और इनकी कैपिटल थी थानेश्वर। इनके पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। किसके पुत्र का? प्रभाकर वर्धन के पुत्र का। और इनके दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। इनके पुत्री का नाम था राज्यश्री।
अब सिर्फ और सिर्फ आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। आपके सिलेबस में हर्षवर्धन मेंशन किया गया है, तो नोट करिएगा हर्षवर्धन। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूँ तो इनका टाइम कब से कब तक रहा था? इनका टाइम रहा था 606 से आपका 646, 606 से 640 ईस्वी। अगेन मैं कहूँगी ये टाइम अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिल सकता है, अलग अलग रिसोर्सेज से जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट ही मिलेगा, बट जो सबसे ऑथेंटिक है वो आपको बता दिया गया है। सो आपको ये याद रखना है। अगर मैं बात करूँ हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन में सबसे पहले हम वही बात करेंगे इनकी उपाधियों की कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण करके रखी थी। तो उपाधियों में याद रखिएगा, इन्होंने जो उपाधियाँ धारण करके रखी थी, उपाधियाँ, ठीक है। उपाधियों की अगर मैं बात करूं तो उपाधियों में आपको याद रखना है कि इन्होंने जो उपाधि धारण करके रखी थी उसका नाम है क्या? राज्यपुत्र शिलादित्य। कौन सी उपाधि धारण करके रखी थी? राज्यपुत्र, राज्यपुत्र, राज्यपुत्र शिलादित्य। राज्यपुत्र शिलादित्य की उपाधि इनके द्वारा धारण करके रखी गई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी राजधानी की, हर्षवर्धन की राजधानी, तो ध्यान से सुनिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी इम्पोर्टेंट है। इनकी राजधानी जो है इन्होंने कन्नौज से इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे, ठीक है। तो थानेश्वर से कन्नौज, पहले कैपिटल थानेश्वर थी, लेकिन जो थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की राजधानी वो इन्होंने ही की थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो आपके थानेश्वर से कन्नौज स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? थानेश्वर से कन्नौज राजधानी स्थापित करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके जो है हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन के बारे में याद रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में प्रयाग में कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। तो इसको आप ऐसे पॉइंट बनाकर लिखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में या इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में प्रयाग में, कहाँ पर? प्रयाग में कुंभ मेला, प्रयाग में कुंभ मेले, प्रयाग में कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी, शुरुआत की गई थी, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिकली आपके हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। तो यही लिखना है कि प्रत्येक वर्ष महामोक्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष, ठीक है। प्रत्येक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको हटाती हूँ। यहाँ पर लिखिएगा प्रत्येक 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित करवाया जाता था, आयोजित करवाया जाता था, ठीक है। याद रखेंगे, इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जानना है हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में। तो सब हेडिंग करिएगा युद्ध। अगर मैं युद्ध की बात करूँ तो युद्ध में आप लोगों को याद रखना है कि इसने बंगाल के गौड़वंशीय शासक शशांक को जो है पराजित किया था। तो पहला आपको याद रखना है, फर्स्ट युद्ध में याद रखिएगा कि इसने बंगाल के गौड़वंशीय, बंगाल के गौड़वंशीय शासक शशांक, कौन? शशांक को जो है इन्होंने शशांक को पराजित किया, शशांक को पराजित किया। याद रखेंगे आप लोग। दूसरा आपको याद रखना है, मैं इसको हटा देती हूँ, इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। अब दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन सा? दूसरा याद रखिएगा, पुलकेश्वर द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी घाटी में पराजित किया, और इसकी जानकारी रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से हमें मिलती है, ठीक है। तो पुलकेश्वर द्वितीय, बहुत तकलीफ़ हो रही है आज मुझे बोलने में, ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूं, बट यहाँ पर नहीं मैं कर सकती हूँ, इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। बहुत ज़रूरी है आप लोगों का पढ़ाना, बिकॉज़ यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट करना टाइम पर बहुत ज़रूरी है ना। तो याद रखिएगा कि पुलकेश्वर द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा घाटी में पराजित किया,
और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी ज़रूर नोट करिएगा कि ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कि पराजित किसने किया था, पुलकेशवर द्वितीय ने किया था, कहाँ से जानकारी मिली हमें। तो याद रखिएगा कि जो रवि कीर्ति हैं, रवि कीर्ति का जो आपका ऐहोल अभिलेख है, रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। किससे? ऐहोल अभिलेख से। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कभी कभी, तो उसको भी हम जान लेते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि हमें हर्षवर्धन की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है। तो हर्षवर्धन की जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है। तो नोट करिएगा, हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत। अगर मैं हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत की बात करूं, तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है बाणभट्ट जो हैं, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखी गई। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा हर्षवर्धन जो है लिखा गया, तो हर्षचरित लिखा गया, सॉरी, हर्षचरित। इससे हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? हर्षवर्धन की। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। किसने? बाणभट्ट ने लिखा है। दूसरा याद रखिएगा, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, ये जो ह्वेनसांग था, इसका जो यात्रा विवरण है, इससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। तो ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, इससे भी जानकारी मिलती है। एंड तीसरा याद रखिएगा, स्वयं हर्ष जो हैं, इनकी रचनाएं, स्वयं जो हर्ष हैं, स्वयं हर्ष की रचनाएं, इनसे हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है हर्षवर्धन की। ये 3 स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 स्रोतों से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। पहला, बाणभट्ट का हर्षचरित, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, तीसरा याद रखिए स्वयं हर्ष की रचनाएं। ये 3 स्रोत हैं जहाँ से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब हम मूव करते हैं नाटक की तरफ। नाटक में आपको याद रखना है, जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने 3 नाटक लिखे थे। इनके 3 प्रमुख नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ना जाने एग्जाम में कितनी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हेडिंग करिएगा, सब हेडिंग नाटक। अगर मैं नाटक की बात करूं, तो नाटक में आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे। पहला याद रखिएगा, कौन सा? नागानंद। ठीक है, कौन सा? नागानंद। कहीं कहीं पर नागानंद भी लिखा मिलेगा, कहीं पर नागानंद भी मिलेगा। नागानंद आप याद रखिएगा, नागानंद। रत्नावली, कौन सा? रत्नावली। एंड इसके अलावा प्रियदर्शिका, क्या? प्रियदर्शिका इनके द्वारा जो है लिखा गया। ये 3 नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करें हर्षवर्धन के टाइम पर कौन सा यात्री भारत आया था, तो यात्री में आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के टाइम पर जो यात्री आया उसका नाम है ह्वेनसांग। ऑलरेडी बता चुके हैं हम, ह्वेनसांग। अगर मैं ह्वेनसांग की बात करूं, तो ये जो है आपका किसके टाइम पर आया था, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब अगर मैं इसकी बात करूं ह्वेनसांग की, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिए जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, कहाँ का था, तो ये आपका एक चीनी यात्री था। क्या था? ये आपका एक चीनी यात्री था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं क्यों आया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए आया था। तो ठीक है, तो लिख लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया। ठीक, तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है, इसकी जो रचना थी इसका क्या नाम था, तो इसकी रचना थी शी यू की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शी यू की रचना की किसने की थी? शी यू की रचना जो की थी वो ह्वेनसांग ने की थी। शी यू की रचना की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नोट करिएगा, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया, राजकुमार। ठीक है, और इसे क्या कहा गया, और इसे जो है बेसिकली युवान चांग कहा गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि और इसको क्या कहा गया, युवान चांग बोला गया इसी को। ठीक है, और इसको क्या बोला गया, और इसको शाक्य मुनि बोला गया, शाक्य मुनि बोला गया। ठीक है, बोला गया। तो ये तीनों आप लोगों को जरूर से याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो हर्षवर्धन थे इनके दरबारी कवि कौन थे?
बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, पीसीएस एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे, इनका नाम था क्या? बाणभट्ट। और इन्हीं बाणभट्ट ने लिखा है आपका हर्षचरित, जहाँ से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो बाणभट्ट लिख लीजिएगा। और बाणभट्ट के आगे इनके जो आपके बेसिकली जो रचनाएं रही हैं, उनमें आपको पहला तो हर्षचरित याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षचरित के अलावा कादम्बरी, कौन सा? कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, हर्षचरित, कादम्बरी और चड़ी शतक, ये आपके जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? जो आपने जाना, सबसे पहले आपने पुष्यभूति वंश से शुरुआत की थी, और पुष्यभूति वंश में आपने जाना कि संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, जिनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो थे प्रभाकर वर्धन, और इनके पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और दूसरे पुत्र का नाम था इनका राज्यवर्धन, पुत्री थी राज्यश्री। अब उसके बाद हम हर्षवर्धन पर मूव किए, तो हमने हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या जाना, जल्दी से इसको देख लेते हैं। हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में हमने जाना सबसे पहले ये कब से कब तक रहे, तो 606 से, है ना, 606 से 640 ईस्वी तक ये जो है इन्होंने शासन किया। हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, थानेश्वर से राजधानी कन्नौज किसने स्थापित की? हर्षवर्धन ने। इसी के शासनकाल में प्रयाग में जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी प्रयाग में। हर 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन करवाता था? हर्षवर्धन के द्वारा करवाया जाता था। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन जो है, अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं तो यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में मैंने बताया, इनके 2 युद्ध मैंने बताए हैं। कौन कौन से 2 युद्ध बताए हैं, थोड़ा बहुत याद है आपको? पहला मैंने बताया कि इन्होंने गौड़वंशीय शासक शशांक को जो है पराजित किया था। गौड़वंशीय शासक के साथ हुआ था, गौड़वंशीय शासक कौन था? शशांक था। दूसरा जो है पुलकेश्वर द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी घाटी में पराजित किया। किसने पराजित किया था? तो पुलकेश्वर द्वितीय ने इनको पराजित कर दिया था, पुलकेश्वर द्वितीय ने इनको पराजित कर दिया था। इसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिली थी। किससे? ऐहोल अभिलेख से हमें मिली थी, रवि कीर्ति के। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर इनके नाटक कौन कौन से थे। आपने जाना नागनंद इनका नाटक था, इनका नाटक और कौन सा था? रत्नावली था, और इनका नाटक कौन सा था? प्रियदर्शिका था, प्रियदर्शिका। मैंने आपको बताया कि अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी 3 स्रोतों से मिलती है। पहला जो आपके बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट के जो आपके बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित, हर्षचरित से हमें पता चलता है। किससे? हर्षचरित से हमें पता चलता है। दूसरा आपको कहाँ से पता चलता है? दूसरा आपको पता चलता है ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। किसका? ह्वेनसांग का यात्रा विवरण जो है हमें इससे पता चलता है। ठीक है, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण से पता चलता है। तीसरा हमें कहाँ से पता चलता है? तीसरा हमें पता चलता है स्वयं जो हर्ष हैं, स्वयं हर्ष की रचनाओं से हमें पता चलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने बताया आपके जो ह्वेनसांग इनके बारे में। ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था। क्या था? एक चीनी यात्री था, जो कि आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए आया था। इसने सीयूकी की रचना की। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया जो हर्षवर्धन है इनके दरबारी कवि। अगर मैं इनके दरबारी कवि की बात करूं तो इनका दरबारी कवि था मात्र एक बाणभट्ट, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अति 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 महत्वपूर्ण है। इसने जो रचनाएं लिखी हैं वो हर्षचरित लिखी है, जहाँ से हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चला है। दूसरा इन्होंने कादम्बरी लिखी है। कौन सा? कादम्बरी लिखी है। और तीसरा इसने चड़ी शतक लिखा है। क्या? चड़ी शतक इन्होंने लिखा है। ठीक, इतनी चीज़ें हमने हर्षवर्धन के बारे में जानी अभी तक। हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दक्षिण भारत की तरफ। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के बारे में। देखिए, दक्षिण भारत के बारे में बस जितने पॉइंट्स हैं यही आपको पढ़ने, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, मीनार, शिखर, गोपुरम, इनमें से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला की विशेषताएं हैं? अगर मैं द्रविड़ शैली की बात करूं तो द्रविड़ शैली में मीनार होता है, शिखर होता है, गोपुरम होता है। ये सभी की सभी विशेषताएं द्रविड़ शैली के मंदिरों की हैं, तो आपको यहाँ पर यह सभी कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए। मैंने बस इनको वन लाइनर के फॉर्म में रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि चौल अभिलेखों से में उल्लिखित भूमि को उनकी विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसको विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करिएगा, ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। शाला भोग जो है आपका, शाला भोग, ये शाला भोग नाम की जो भूमि है ये बेसिकली विद्यालय रखरखाव के लिए थी। शाला भोग जो भूमि है किसके लिए थी? विद्यालय जो है, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि थी। तो शाला भोग
किसके लिए? आपको विद्यालय के लिए। देखिए पाठशाला, पाठशाला का मतलब क्या है? पढ़ने के लिए जहाँ पर आप जाते हैं, तो विद्यालय को आप शाला से जोड़ दीजिएगा। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है आपसे कि चौल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि को उनकी विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि बिल्लन बगाई को कहा जाता है। किसको? बिल्लन बगाई। बगाई होता है, ये बागाई नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्लन बगाई जो है ये आपकी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सालाभोग बिल्लन बगाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मैचिंग में आपको सबसे पहले बताना था बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में बृहदीश्वर मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटक में। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे ना, जनरल अवेयरनेस में भी वहाँ पर आपसे पूछा गया, पर्यटन स्थल आपको टॉपिक दिया गया, पूछा जा सकता है वहाँ पर भी। तो बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दिलवाड़ा मंदिर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये राजस्थान में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, हम्पी की स्मारक ये कर्नाटक में है आपके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया? तो महाबलीपुरम जो है इनमें स्मारकों के समूह को पल्लव राजाओं ने बनवाया था। किसने? पल्लव राजाओं ने बनवाया था। डबल स्टार मार्क करिएगा इसको, ये पल्लव राजाओं ने बनवाया है महाबलीपुरम की स्मारकों के समूह को। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगेन डबल स्टार मार्क करिएगा, नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम को जो है स्थापित किया गया था। याद रखेंगे आप लोग कि महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया? नरसिंह वर्मन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक ने आक्रमण को झेलना पड़ा? तो चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा? कृष्ण तृतीय के आक्रमण को झेलना पड़ा था। किसको? कृष्ण तृतीय। याद रखेंगे कि कृष्ण तृतीय के आक्रमण को जो है झेलना पड़ा था चोल राज्य को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क करिएगा। सभी पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कभी ना कभी पूछे गए हैं, सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। किसके शासनकाल में हुइनसांग ने पल्लवन की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुइनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम जो है इसका भ्रमण किया था, ठीक है, कांचीपुरम का भ्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो राजराज चोल था। कौन था? राज चोल था। पल्लवन की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पल्लवों, ठीक है, पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। डबल स्टार मार्क करिएगा कि पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आपसे कि संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया? तो संगम साहित्य में कदम वंश का उल्लेख नहीं किया गया। किसका? कदम का। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं ये किसका उदाहरण है? तो ये जो देखिए महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं ये चट्टानों से कटे मंदिरों का उदाहरण है। किसका? चट्टानों से कटे मंदिरों का उदाहरण है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। यहाँ पर देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर किसका उदाहरण है? सबसे सुंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं इन एलोरा के कैलाश मंदिरों को। आपने कभी सोचा है कि चट्टान को काट कर इतना सुंदर मंदिर बनाया जा सकता है? कभी विजिट करिएगा एक बार, बहुत सुंदर है। मैं भी नहीं गई हूँ बट बता रही हूँ, देखा है पिक्चर में, उसके हिसाब से बता रही हूँ। ये बेसिकली चट्टानों से काट कर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे है चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो चोलों द्वारा जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाए गए उनकी वास्तुकला की शैली द्रविड़ शैली है। कौन सी? द्रविड़ शैली है। डबल स्टार मार्क करिएगा इसको। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो दक्षिणी हिस्सा पल्लव और चालुक्य दोनों द्वारा ही शासित था, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे कि किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चली? तो ये 8वीं सदी के बाद से भूमि दान देने की जो प्रथा है ये चलाई गई थी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? तो अगर मैं संगम साहित्य जो है इनके संरक्षक की बात करूं तो इनके संरक्षक थे पांड्य। कौन थे? पांड्य थे, याद रखिएगा। महाबलीपुरम में स्थित शैल मंदिरों का जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है? रथ मंदिर। स्टार मार्क करिएगा। महाबलीपुरम में जो स्थित शैल मंदिर है इनका जो नाम है वो रथ मंदिर है। क्या है? रथ मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट आपसे कि संगम काल में रोम व्यापार का केंद्र था। अगर मैं बात करूँ संगम काल में रोम व्यापार का केंद्र तो याद रखिएगा अरिका मेरु। कौन? अरिका मेरु। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है अरिका मेरु। अरिका मेरु जो है एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। क्या था? एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था अरिका मेरु, याद रखिएगा। नेक्स्ट गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल। देखिए ये एसएससी एग्जाम में आपसे 2 बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजेंद्र चोल जो है इसको गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने का आपका जो है बेसिकली चोल राजा माना जाता है।
ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण कर रखी थी। तो कौन सी पदवी धारण कर रखी थी चोल राजा राजेंद्र ने? अगर मैं बात करूँ चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण करके रखी थी, तो इन्होंने 3 पदवियाँ धारण करके रखी थी। पहला तो आपको याद रखना है कौन सी, पहला याद रखना है गंगैकोंड, गंगैकोंड। दूसरा आपको याद रखना है मुंडीकोंड, क्या? मुंडीकोंड, ठीक है, मुंडीकोंड। तीसरा आपको याद रखना है पंडित पंडित चोल, पंडित चोल। ये 3 इनकी उपाधियां हैं, गंगैकोंड, गंगैकोंड, दूसरा याद रखना है मुड़ीकोंडा, तीसरा याद रखना है पंडित चोल। ठीक है, ये आपकी उपाधियां धारण करके रखी गई थी राजेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राजेंद्र के द्वारा, जो कि चोल राजा थे। ठीक, मूव करते हैं आगे। आगे देखिएगा यहाँ पर आपसे है, आगे है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं। तो अधिकांश जो चोलकालीन मंदिर हैं ये भगवान शिव को समर्पित हैं। किसको? भगवान शिव को समर्पित हैं। नेक्स्ट देखिए, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दक्षिण भाग में ये शासन करते थे। भारत में किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कि किस राजा ने लंका को सबसे पहले जीता, लंका या सिंहल इसको सबसे पहले जीता था, तो याद रखिएगा कि ये राज प्रथम ने जीता था। किसने? राज प्रथम ने जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा पॉइंट को। नेक्स्ट है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? राज ने बनाया था। किसने? राज ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम बनाया था? तो ये आपके राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। एलोरा में कैलाशनाथ आपके जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए जरा यहाँ पर। तो एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है इनका निर्माण जो है बेसिकली किसने करवाया था? कृष्णा प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्णा प्रथम ने। एलोरा में प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक आपके जो कृष्ण प्रथम है इनके द्वारा करवाया गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से रिलेटेड है। महाबलीपुरम के सप्तपगौड़ा आपके जो हैं किस किस द्वारा संरक्षित आपकी जो कला है इनकी साक्षी हैं? तो ये पल्लव की संरक्षित हैं। इसकी पल्लवों की संरक्षित हैं। ठीक है, पल्लवों की या पलकाएं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट है आपसे कि एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया? तो ये राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। आप देख सकते हैं एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं इनको ये राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। डबल स्टार मार्क करिएगा, डबल नहीं ट्रिपल इसको स्टार मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा में जो ठोस सेल को काटकर बनाए गए जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं इनका निर्माण जो है किसके संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया? पल्लव राजवंश के दौरान, स्टार मार्क करिएगा। पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम जो है इनमें जो मंदिर है इनका निर्माण करवाया गया। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इन रथ मंदिरों का निर्माण जो है किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुआ था। किसके? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुआ था। आप देख सकते हैं महाबलीपुरम के मंदिरों को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पुलकेश्वर आपके द्वितीय जो है किस का एक महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य का था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है किसका एक महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य का ये महानतम शासक था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सम्राट पुलकेशिन आपके जो द्वितीय, अद्वितीय नहीं द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल आपका जो शिलालेख है ये आपका संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। याद रखिएगा ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख जो है इनके रचनाकार रवि कीर्ति जैन है। इसको आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट था और यहाँ पर हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री हमारा पूरा फिनिश होता है। एक एक पॉइंट से मैंने आपको चीज़ें कवर कराई हैं। इतनी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ एक लाइक आप कर दिया करें, एक लाइक से ही ये वीडियो आगे जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। जय हिंद।